हेलो बच्चों। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लास में सॉल्यूशन का डिस्कशन किया था। सॉल्यूशन हमने बताया था कि हमारा जो सॉल्यूशन होता है मिनिमम दो कंपोनेंट होना जरूरी है। ओके, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्यूट हमारा क्या नाम है कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब अगर मान लो एक सॉल्यूट और वन सॉल्वेंट हो तो उसे बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। और दो सॉल्यूट वन सॉल्वेंट क्या होता है ट्राइनरी टेट्रानरी, इस तरह से बोलते हैं। ओके, फिर हमने थोड़ा पढ़ा था इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन पहले बार बताया था मैंने। सैचुरेटेड सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि मतलब कि जब when no more solute can be dissolved in solution it is called saturated solution। मतलब कि अब क्या है, हमारा जो सॉल्यूशन बन चुका है उसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता है। लेट्स सी हमारे पास क्या है, बीकर है, इसमें क्या है 1 लीटर वाटर। अब 1 लीटर वाटर ले तो लिया। अब मैंने इसमें क्या डाली, 2 ग्राम शुगर ऐड करिए। 2 ग्राम शुगर ऐड करने के बाद अभी भी क्या है, शुगर और ऐड हो सकती है। तो 2 ग्राम और 1 लीटर, तो जो सॉल्यूशन बना है जो 2 ग्राम सॉल्यूट हो गया हमारा शुगर का, शुगर क्या हो गया सॉल्यूट हो गया। अब वाटर हो गया हमारा ये, तो शुगर क्या हो गया सॉल्यूट, ये क्या हो गया सॉल्वेंट। तो अब ये शुगर प्लस वाटर क्या बना दिया हमारा सॉल्यूशन। जैसे उसे बोलते हैं चीनी का पानी, शुगर वाटर, ठीक है। अब क्या है, इसमें हमें पता है कि और शुगर डिसॉल्व हो सकती है। इसका मतलब क्या है, व्हेन no more solute can be dissolved it is called saturated, and when more solute can be dissolved it is called unsaturated solute। तो अगर और भी शुगर डिसॉल्व हो सकती है इसके ऐड करने के बाद भी, तो इसको बोलेंगे कौन सा सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब लेकिन मैंने क्या करा, 3 ग्राम शुगर और ऐड कर दी। 3 + 2 कितना हो गया 5 ग्राम। 5 ग्राम शुगर ऐड करने के बाद अगर इसमें क्या होती है और शुगर ऐड नहीं हो सकती। मैंने मान लिया कि 5 ग्राम शुगर ऐड कर लिया। 5 ग्राम शुगर ऐड करने के बाद इसमें क्या हुआ, और शुगर डिसॉल्व नहीं हुई। चलो क्या 5 ग्राम शुगर प्लस 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर। तो जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा कैसा मिलेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमें मिल गया, सैचुरेटेड समझ आ गया, अनसैचुरेटेड समझ आ गया। अब तो समझो क्या होता है होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस क्या होता है। होमोजेनियस क्या होता है, व्हेन अगर मान लो ओवरऑल कंपोजिशन सॉल्यूशन में ओवरऑल कंपोजिशन क्या आती है, सेम आती है। जैसे मान लो आपको पता है होम जैसे शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर में क्या ओवरऑल कंपोजिशन का मतलब ये है कि आप कहीं से भी देखोगे सब जगह क्या हुआ एकदम कंप्लीटली मिक्स हो जाएगी। कंप्लीटली मिक्सिंग मतलब जो शुगर है हर एवरीवेयर प्रेजेंट है, हर जगह थ्रू आउट द सॉल्यूशन। थ्रू आउट द सॉल्यूशन कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूट आर सेम, मतलब क्या है कि सेम रहेगा, हर जगह फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। ओके, लेकिन अगर हमारा अनसेट उसकी बात करते हैं हेटेरोजेनियस में, when throughout the solution amount of solute not same। मतलब जैसे हमने पढ़ा था सैंड प्लस वाटर जब मिक्स करते हैं तो जब मिक्स करने के बाद कुछ ज्यादातर सैंड क्या होती है नीचे सेटल डाउन हो जाती है और बाकी बहुत सारे सेटल डाउन होते हैं। तो सेटल मतलब क्या है, नीचे बॉटम प्लेस में क्या है, बॉटम प्लेस में सैंड की अमाउंट ज्यादा है और ऊपर क्या है कम है। तो थ्रू आउट द सॉल्यूशन देखो कंपोजिशन क्या है, सेम नहीं है सॉल्यूट, इसको बोलते हैं हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। ओके, तो इसके बारे में बताओ। अब चलिए, तो हमने पास पढ़ लिया कि भैया सॉल्यूशन होता है, हम तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट में हमें पढ़ना होता है जनरली मेजरमेंट। अब क्या है, अगर मान लो हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, जनरली कोई रिएक्शन चल रही है केमिस्ट्री में। अब केमिस्ट्री में रिएक्शन चल रही है, अब हमें पता करना है कि ये सॉल्यूशन के अंदर कोई सॉल्यूट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, क्या अमाउंट है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन टर्म पढ़ देंगे। अच्छा, ये तो पता होगा कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन होता क्या है। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ये बताते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वाटर है 1 लीटर, ये भी वाटर है कितना 1 लीटर। ओके, दोनों 1 लीटर क्या है हमारे पास वाटर है। इसमें डाल दी 2 ग्राम शुगर, इसमें डाल दी 5 ग्राम शुगर। अब दोनों में कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, मतलब कंसंट्रेटेड कंपैरिजन होता है बिटवीन टू सॉल्यूशन। अब इन दोनों में देखो सॉल्यूट क्या होगा जिसमें ज्यादा होगा उसे बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसके हम कम है इसके कंपैरिजन में ये कम है, तो क्या इसे बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन कंपैरिजन टू दिस। ओके, तो कंसंट्रेटेड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का भी होता है, जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा होती है उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम होती है उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन।
अब जरूरी नहीं है कि हमारा सॉल्वेंट हमेशा वाटर रहेगा, वाटर भी हो सकता है, कोई एनीथिंग कोई H2SO4 हो सकता है, हीलियम हो सकता है, एनी गैस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, हमारा सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि हम डाइल्यूट सॉल्यूशन में वाटर में से ज़्यादा रहेगा। उसका मतलब ये है कि हमारा सब जो हमारा क्या नाम है डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है और सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ना के बराबर है। ओके, अब वो डिसाइड कैसे करते हैं कि भैया किस में ज़्यादा है किस में कम है। दो सॉल्यूशन हमें दे दिए, तो उसको फाइंड करने के लिए कंसंट्रेशन क्या होती है, टर्म्स होती हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं। अब क्या होता है, जैसे मान लो कंसंट्रेशन टर्म्स होती है, कंसंट्रेशन टर्म्स। अब कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी बात, जैसे मान लो एक है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज इसको डिनोट करते हैं, इसको वेट परसेंटेज भी बोलते हैं, और वेट परसेंटेज। ओके, इसको डिनोट करते हैं m अपॉन m परसेंट और w अपॉन w परसेंट। अब ये होता है क्या है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द मास परसेंटेज और w अपॉन w परसेंटेज, हाँ, मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सिंपल बात है, आप परसेंटेज जिस तरह से फाइंड करते हो उसी तरह से फाइंड कर रहे हैं। नीचे लिखते हैं जब आप मास से परसेंटेज, टोटल मास, ऑक्टेट मास, तो सिंपल बात है आपको जिसका फाइंड करना है। मास परसेंटेज जरूरी नहीं है कि आप सॉल्यूट का फाइंड हो, आप सॉल्यूशन का फाइंड करोगे। ऐसे मान लो एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल के बाद, हाँ, 20 ग्राम 20 ग्राम NaCl dissolved in 100 gram of water. Find mass percent of NaCl and water और NaCl दोनों को फाइंड करना है। जैसे मान लो वो मास परसेंटेज हम फाइंड कर रहे हैं, इसका पहले मास परसेंटेज ऑफ NaCl हम इसको फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। जिसका हमें फाइंड करना होता है मास परसेंट, उसका मास ऊपर लिखते हैं और जिसका मतलब नीचे लिखते हैं टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखो, हमें यहाँ किसका फाइंड करना है, NaCl का, तो मास ऑफ NaCl अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। NaCl का मास कितना है, 20 ग्राम, कितना है, 20 ग्राम। अब 20 ग्राम इसका मास है, अपॉन में क्या है 20, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट हमारा कितना है 100 प्लस 20 इंटू क्या गया 100। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्या गया 120 इंटू 100, देन 0 से 0 कैंसिल, अब ये आया हमारा 4 5 20, 4 3 12, तो क्या 50 अपॉन 3, इसे डिवाइड करो कितना आया 16.67%। मतलब क्या है कि जो हमारा NaCl की परसेंटेज है सॉल्यूशन में कितनी है, इतनी, मतलब पर 100 ग्राम में, पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में हमारा 20 ग्राम कौन परसेंट है, 20 ग्राम परसेंट मास परसेंटेज का मतलब ये है पर 100 ग्राम में, पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में हमारा कौन प्रेजेंट है 16 ग्राम NaCl प्रेजेंट है, 16 ग्राम NaCl प्रेजेंट है। अब बाकी बचा कौन परसेंटेज, अगर हमें पता है फुल टोटल ओवरऑल परसेंटेज कितनी थी 100 में से अगर 16 ग्राम ये प्रेजेंट है NaCl, तो बाकी कौन बचा हमारा वाटर के परसेंटेज। तो वाटर की परसेंटेज कितना है, मास परसेंटेज ऑफ वाटर जाएगा 100 माइनस 16.67 इक्वल टू। तो अब क्या करना है, हमें कुछ लेना, इसको हम करेंगे माइनस करेंगे क्या 10 माइनस 734 पॉइंट सॉरी 33 और हमारे पास 3 ओके, ये हमारा आ गया परसेंटेज वाटर के। इसका मतलब ये है कि हमारा क्या नाम है
पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में 83.33 ग्राम कौन प्रेजेंट है, वाटर, और 16.67 कौन प्रेजेंट है, NaCl प्रेजेंट है। तो मास परसेंटेज से हमें पता चलेगा ना, अगर आप सिंपल किसी सॉल्यूशन का मास परसेंटेज वैल्यू पता है तो हमें पता चल जाएगा कि इस कंपोनेंट में हमारा कौन कितना ग्राम है पर 100 ग्राम है, और ओवरऑल निकाल लो, आपका इजीली फाइंड हो जाता है। ओके, तो मास परसेंटेज ऐसा होता है, सिंपल है। अब जैसे मान लो हमारे पास एक वर्ड लिखा होता है, वर्ड क्या लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है मान लो ऐसे एग्जांपल हमारे पास है, और 20% बाय मास ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 20% बाय मास ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन गिवन है हमें, ठीक है, इन वाटर। अब इसका मतलब ये है कि हमारा क्या नाम है, इट्स मीन दैट 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब 20 ग्राम कौन प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मुझे इसी में फाइंड करनी है वाटर के अमाउंट में, तो सिंपल है, ओवरऑल सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम, उसमें 20 ग्राम होंगे ग्लूकोज, तो हमारा बचा कौन, वाटर। वाटर कितना बचा हमारा, मास ऑफ, क्योंकि आपको पता है सॉल्यूशन किससे मिलकर बना है, हमारे पास वाटर प्लस ग्लूकोज से, ओके, और इन दोनों का मास टोटल कितना है 100 ग्राम, ओके। तो वाटर हमें पता है ग्लूकोज का मास कितना है हमारा 20 इंटू 100, तो वाटर का मास कितना आ गया हमारा, क्या आ गया 100 माइनस 20 इंटू 80 ग्राम। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं इजीली किसी का भी मान, मतलब मास परसेंटेज हमें केवल होनी चाहिए बस, ओके। अब 50% होता तो क्या होता, 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंटेड 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो 75% कौन हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ये कोई भी हमारा यहाँ सॉल्यूट हो सकता है और कोई भी हमारा सॉल्वेंट हो सकता है, ओके। अब नेक्स्ट जब पढ़ते हैं हमेशा ध्यान रखना, मास परसेंटेज हमेशा वेट किसमें रखना, ग्राम में पुट किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज शो करते हैं V/V%, ये ऊपर V शो करता है वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट, नीचे शो करता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके। वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या, वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में है ना, इन लीटर, ओके, इनटू 100। कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऊपर लिखेंगे, जिसका आपको सॉल्यूट का फाइंड करना है या सॉल्वेंट का, उसका वॉल्यूम ऊपर पुट कर देंगे। अब इसमें क्या होता है, लेट्स एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल हमारे पास है यस 25% बाय वॉल्यूम ऑफ H2SO4 in अब इसका मतलब क्या है, 20% 5% बाय वॉल्यूम ऑफ H2SO4, मतलब कि हमें H2SO4 की कंसंट्रेशन गिवन है, किसकी फॉर्म में, वॉल्यूम परसेंटेज में, इन जाना ये बाय वॉल्यूम बाय मास जो भी गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, H2SO4 इन वाटर। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो इसका मतलब क्या है, 25 ml of H2SO4 present in 100 ml of solution। अब कोई ये मत करना कि हमारा जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ रहा है 100 और सॉल्यूट का आ रहा है हमारा 25, तो सॉल्वेंट का हमारा कितना हो गया 75, नो।
क्योंकि हमें पता है, हम जब कभी पढ़ते हैं मास कंजर्वेशन लॉ पढ़ा है, लेकिन अभी तक हमने पढ़ा वॉल्यूम कंजर्वेशन। वॉल्यूम कंजर्व नहीं तो वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है। क्या 25 प्लस 75 को मिक्स करूँ तो 100 ml ही मिलेगा, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो हमेशा जानना इसका मतलब 25 ml ऑफ H2SO4 प्रेजेंटेड 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ओके। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, अच्छा नंबर मोल्स को निकालने आते हैं सबको? चलो नहीं आते फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। नंबर मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये होता है हमारा किसका फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का, नंबर ऑफ मोल। ओके, अब क्या होता है मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सिंपल, it is the ratio of moles of one component to the total mole of solution। ओके, चलो समझ में आया? मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें हमें रेशियो फाइंड करना है। रेशियो क्या होता है? जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है उसके मोल ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे टोटल द मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लो हमारे पास कोई ये है सॉल्यूट, ये हमारे पास क्या है, कोई बीकर है, इसमें क्या है, दो टाइप के कंपोनेंट है जो जनरली हम स्टडी करते हैं। अभी तक हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या हुआ, एक हमारे पास सॉल्यूट होगा, एक टाइप का सॉल्वेंट होगा। एक हमारा क्या होगा, ए सॉल्यूट हो गया, अभी हमारा दूसरा कंपोनेंट हो गया। अब हमें एक फाइंड करना है, क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जैसे मान लो अगर आपको एक मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो इसको मूल ऊपर आएंगे। ओके, तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करते हैं x से। किससे? x। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर मान लो इसके मोल्स क्या है, हमारा Na है, इसका मोल्स कितना Nb, तो इसका क्या होगा Na प्लस Nb, दैट्स इट। तो अब आप ये बताइए हमारे मोल फ्रैक्शन यूनिट क्या है? ऊपर भी यूनिट क्या है, मोल है, नीचे यूनिट क्या है, मोल है। तो मोल से मोल कैंसिल, अब मोल से मोल कैंसिल हो गया तो क्या बचे हमारी यूनिट, क्या बची, यूनिट लेस। तो यूनिट लेस आता है। अगर देखिए इसी बात को हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मतलब दूसरे कंपोनेंट का आपको फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन किसके ले लिया, बी कर लिया। अब हमेशा कभी भी ध्यान रखना, कोई भी कंपोनेंट हो, मतलब कोई भी हमारा सॉल्यूशन है, किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी मोल फ्रैक्शन, जितने भी कंपोनेंट है, सभी कंपोनेंट को मोल फ्रैक्शन निकाल और उसको सम करने के बाद हमेशा कितना आंसर आता है, 1 आता है। लेट्स सी हमारे ये सॉल्यूशन है, इसमें कितने टाइप के कंपोनेंट है, 2 टाइप के, ए एंड बी। दोनों को मोल फ्रैक्शन निकाला XA XB। अब दोनों को जब हम सम करेंगे तो क्या आएगा, XA प्लस XB इक्वल टू क्या, नंबर मोल्स ऑफ A इक्वल टू Na प्लस NB प्लस इसकी वैल्यू रखेंगे NB अपॉन में Na प्लस NB, दैट्स इट। अब अगर आपको पता है ये दोनों क्या है, हमारे सेम है, तो Na प्लस NB अपॉन में Na प्लस NB इक्वल टू क्या गया हमारा, कैंसिल होके क्या गया 1, दैट्स इट। हमारा क्या गया XA प्लस XB इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है अगर आपने एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो आप दूसरे इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? 1 माइनस करके। अगर आपको XD का पता है तो X से इक्वल टू आएगा X इक्वल टू आएगा 1 माइनस XB। अगर आपको XA पता है तो XB फाइंड करना तो XB इक्वल टू आएगा हमारा 1 माइनस XA। ओके, इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। अब क्या होता है, हमारे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन चलो बाद में करते हैं, पहले कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ लेते हैं। ओके, डन, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में जाने से पहले हमारे पास क्या है, कुछ थोड़ा सा जैसे मान लो हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें हमें कंपोनेंट नहीं पता कितने, उसमें हमें कंपोनेंट नहीं पता कितने। ओके, तो इसके मतलब हमारे पास n कंपोनेंट है, कितने कंपोनेंट है, n कंपोनेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ x मतलब क्या है, 1 2 3 समेशन, ठीक है, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू क्या है, नंबर मोल्स ऑफ A, नंबर मोल्स ऑफ, ठीक है,
इसका मतलब है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस क्या रिजल्ट टू 1। जितने भी आप मोल फ्रैक्शन जो है हमारे पास अगर n कंपोनेंट्स है, n कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ओके दैट्स इट। ओके अब नेक्स्ट चलते हैं मोल फ्रैक्शन वाले समझ आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है और मोलैरिटी। मोलैरिटी अब ये मोलैरिटी होता है क्या है? इट इज द number of moles present in 1 liter of solution. 1 liter of solution is called molarity. It is the number of mole present in 1 liter of solution called molarity. Molarity. ओके अभी मोलैरिटी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मोलैरिटी रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। अब क्या होता है मोलैरिटी जैसे फॉर्मूला बनाते हैं क्या आता है? मोलैरिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके किसके? सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके हम इसे जानना। अगर मान लो इसकी हमें यूनिट लिखनी है तो क्या आएगी? यूनिट इज इक्वल टू इसकी यूनिट क्या होती है हमारी मोल्स की? मोल होती है मोल। और वॉल्यूम की क्या है हमारी? लीटर। तो यूनिट क्या है हमारी? मोल पर लीटर और मोल लीटर इनवर्स। दैट्स इट। ओके सिंपल। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स present in 1 liter of solution, it is called molarity। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे जो भी मोल सॉल्यूट की गिवन है उसको क्या कर दो? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इट इज कॉल्ड मोलैरिटी। ओके ये हमारा सिंपल फिनिश हो गया मोलैरिटी। देखते हैं अब जैसे आपसे पूछा था कि हमारे पास कोई है गिवन है सॉल्यूशन। हाँ ये जैसे आपका एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है आपके पास है 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर सॉल्यूशन। अच्छा 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हमारी जो मोलैरिटी वैल्यू आनी चाहिए कितना आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। अच्छा बताओ मोलैरिटी 1 कब आएगी? ये भी 1 हो और ये भी 1 हो। इट इज द क्या जी व्हेन 1 mole of solute present in 1 liter of solution, it is called 1 molar solution। When 1 mole of solute present in 1 liter solution, it is called 1 molar solution। It is called 1 molar solution। ओके अगर आपसे 1 मोलर की अगर उससे बात करता 5 मोलर की तो आप खुद बताइए 5 मोलर सॉल्यूशन। 5 आंसर कब आएगा? यहाँ ऊपर 5 हो और नीचे 1 हो। इट इज द व्हेन 5 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड 5 मोलर सॉल्यूशन। मतलब जितना भी आपका नंबर आता है उसके क्या इसका मतलब ये है कि उसमें हमारे मोल्स प्रेजेंट है। सिंपल ज्यादा आपको पता है मोलैरिटी हमें बताते क्या है? जस्ट सिंपल किसी मोलैरिटी आ रही 3m आ रही है मोलैरिटी कैपिटल एम भी लिख देते हैं मोलैरिटी आ रही 3 इसका मतलब क्या है कि हमारे पर लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल्स किसके प्रेजेंट है? सॉल्यूट के प्रेजेंट है। ओके इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बहुत सारे हेल्प मिलेगी क्वेश्चन करने में। ओके अब नेक्स्ट आता है हमारे पास नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ओके फिर हम प्रॉब्लम्स करेंगे क्वेश्चंस प्रॉब्लम करेंगे। ओके आते हैं हमारी 5th मोलैरिटी।
अब आपसे जैसे मोलैरिटी पूछा था, मोलैरिटी की बात करते हैं तो जैसे सिंपल आता है हमारे पास। मोलैरिटी पूछी है, मोलैरिटी का देखो क्या कुछ नहीं है, तो आपको पता है जितने हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी हैं सब में नीचे क्या आता है, कंसंट्रेशन जो मतलब कंसंट्रेशन मास परसेंटेज पर वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, वॉल्यूम पर वॉल्यूम सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। मोलैरिटी पढ़ी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। लेकिन बस एक यही है कि हमारे यहाँ पर होता है इट इज द नंबर ऑफ मोल present in 1 kg of solvent। ओके, कहने का मतलब ये है कि हमारा 1 kg, हमारा अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें 1 kg सॉल्वेंट है और हमारा क्या नाम है 1 kg सॉल्वेंट है और नंबर ऑफ मोल्स है, तो उसका अगर मोलैरिटी अगर आपको गिवन है तो इसका नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इसको बोलते हैं मोलैरिटी। अब बात आती है मोलैरिटी की रिक्वायरमेंट क्या है। मोलैरिटी रिक्वायरमेंट इसलिए क्योंकि आपको पता है हमें ऐसे ऐसी कभी कभी रिएक्शन ऐसी करनी पड़ती है कि वहां पर आपको पता वॉल्यूम तो कभी कंजर्व होती नहीं है, लेकिन हमें पता मास जो होता है वो हमेशा कंजर्व होता है। तो ऐसी कंडीशन हमें पढ़ने जरूरत पड़ जाती है कि वहाँ पर मास कंजर्वेशन का हमें लॉ फॉलो करना पड़ता है। मतलब मास तो जरूरत नहीं, आराम से इजीली फाइंड कर सकते हैं रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद मास चेंज होगा नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि हमारे नंबर ऑफ मोल्स में कितना चेंजेस आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स में, क्योंकि कंसंट्रेशन तो चेंज होती है। जैसे मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C प्लस टी। अभी आपको पता है इसका टोटल मास प्लस का टोटल मास क्या होता है, हमेशा मास सेम रहेगा टोटल मास, लेकिन इनकी दोनों की क्या है मोलैरिटी जो हमारी पता है, दोनों की क्या है मोलैरिटी, दोनों अलग डिफरेंट डिफरेंट है मिक्सचर में। ओके, इसकी डिफरेंट, लेकिन हमें पता है इस मास दोनों का क्या है 80 में, तो बस ये पता चल जाएगा कि हमारे नंबर ऑफ मोल्स में कितने डिफरेंट है, क्योंकि इसकी इसकी जो मोलैरिटी आएगी क्या डिफरेंट आएगी, और वो मोलैरिटी डिफरेंट है लेकिन मास तो क्या टोटल का सेम है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे मोल्स में कितना चेंजेस आया। ओके, तो इस हम क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। लेकिन वॉल्यूम ऐसा ही होता है, वॉल्यूम क्या होता है डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज हो सकता है और ये सेम भी रह सकता है, लेकिन हम एकदम प्रिसाइजली मतलब कि स्टडी करने के लिए मोलैरिटी स्टडी करते हैं। ओके, मोलैरिटी के बारे में कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब क्या होता है मोलैरिटी जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, अब मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, इसे स्मॉल एम से। अब जैसे आपको पता है इसको हमें फॉर्मूला लिखना है मोलैरिटी का फॉर्मूला, तो क्या है मोलैरिटी इज number of moles of solute upon the mass of solvent in kg। तो इसका सिंपल, और आप इसकी यूनिट बनाते हो तो क्या होता है यूनिट इसका है, इसकी यूनिट क्या है मोल, यूनिट क्या है केजी, तो यूनिट क्या होगी हमारी मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स, तो हमारी आ गई। उसको कभी भी स्मॉल एम लिख देंगे शॉर्ट में। ओके, अब क्या होता है, ओके सही आ रही है वीडियो। अब ऐसे आपके पास आता है वन मोलर सॉल्यूशन, वन मोलर सॉल्यूशन इसका मतलब क्या है, वन मोलर सॉल्यूशन के अगर बारे में हमें पढ़ना है वन मोलर। अब बताइए इसका मतलब मोलैरिटी कितनी आ रही है हमारी 1 आ रही है। अब आप बताइए मोलैरिटी 1 कब आ सकती है, मोलैरिटी 1 तब आ सकती है जब हमारे ये ना हो, ये हाँ ये भी हो सकता है कि पर 5 यूनिट्स का मतलब ये हो ना पर केजी तो पर मोल बैठे हैं ना, अगर 5/5 लेते हो तो 5 से 5 बनाएगा। अब इसका मतलब तो ये कि पर केजी में पर मोल से रिप्रेजेंट है 5 केजी पर 5 में क्या होता है 5 मोल प्रेजेंट। इट्स मीन 1 mole of solute present in 1 kg of solvent। ओके, हमारे सॉल्वेंट का मास कौन सी 1 होनी चाहिए और नंबर मोल्स की कौन सी है 1, तो हमारी मोलैरिटी कितना है 1 आ जाएगी। ओके, अब 5 मोलर क्या था, इट इज द वो सॉल्यूशन मतलब इट इज द सॉल्यूशन in which 1 mole of solute present in 1 kg of solvent, मतलब सॉल्वेंट का मास कितना 1 kg और क्या नाम है हमारा नंबर ऑफ मोल्स कितना 1। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस करे हैं। अब मतलब सॉरी
अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अब क्वेश्चन करने से पहले थोड़े से एक बात जान लेते हैं। जैसे मान लो इस तरफ कर दें। लेट्स टॉक दैट जैसे मान लो हमारे पास है मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। कहने का मतलब ये है, सिंपल बात है। मान लो हमारे पास कोई हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है, इसका वॉल्यूम कितना है v1, मोलैरिटी कितनी है m1। इसमें थोड़ा क्या रहा वाला कि इसके डाइल्यूट क्या, डाइल्यूट करने का मतलब ये है सिर्फ सॉल्वेंट के अमाउंट पे हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब हम सॉल्वेंट का अमाउंट मतलब क्या वाटर मिला रहे हैं कुछ में कि अब जब आप वाटर मिलाओगे सॉल्वेंट इंक्रीज करोगे तो आपको पता है वॉल्यूम भी चेंज होगा, v1 से क्या v2 हो गया, ठीक है। और हमारा मोलैरिटी चेंज होगी m1 से m2 हो गई। लेकिन ध्यान रखना m1 v1 इज इक्वल टू क्या था m2 v2। इस फॉर्मूले से आप एक चीज फाइंड आउट, अगर आपको पता है डाइल्यूशन से पहले अगर आपको मोलैरिटी वॉल्यूम पता है और डाइल्यूशन के बाद आपको वॉल्यूम पता था, आप मोलैरिटी इजीली फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो ये बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट करते हैं, इजी है, बहुत आराम से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एनसीईआरटी क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी जो क्वेश्चन जो आपका एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 1.6 है, मतलब एग्जांपल्स में 1.6। अ सॉल्यूशन इज prepared by adding 2 ग्राम ऑफ substance A 80 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, मतलब क्या नाम है, हमारे पास 2 ग्राम सॉल्यूट है, एक सब्सटेंस है, मास ऑफ ए सब्सटेंस कितना है 2 ग्राम। इसको हमने डाला किसमें, वाटर में। कितना वाटर मास, कितना हमारे पास मास ऑफ वाटर इनटू 80 ग्राम। अब दोनों को मिक्स कर दिया। अब वो पूछ रहा है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास परसेंटेज फाइंड करना है। तो सिंपल बात है, क्या होता है मास परसेंट का फॉर्मूला होता है m/n परसेंट ऑफ ए, मास ऑफ दिस अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास सॉल्यूट का मास कितना है 2 और टोटल कितना हो गया 18 + 2 20, 2/20 into 100। तो डिवाइड करो 0 0 कितना है 2 कितना 10% है। मतलब क्या नाम है, अगर आप पर ग्राम के साथ देखते हो, पर ग्राम में हमारे अगर पर ग्राम सॉल्यूशन में कितना पर 100 ग्राम में 10 ग्राम पर परसेंट है, पर 100 ग्राम में 10 ग्राम पर परसेंट है हमारा ए परसेंट है, और बाकी 90 ग्राम पर परसेंट है हमारा वाटर परसेंट। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इनफ वाटर इनटू फॉर्म एंड 50 ml ऑफ सॉल्यूशन। एक हमें क्या क्वेश्चन है, मोलैरिटी फाइंड करने का क्वेश्चन है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं। Calculate the molarity of NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 ग्राम in NF2। मतलब 4 ग्राम NaOH है, ये भी प्रॉब्लम का 1.7 है, ठीक है। इसको देखते हैं, मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू कितना हमारे पास है 4 ग्राम। ओके, और हमारे पास क्या है वाटर में डिसॉल्व करना है, मास ऑफ सॉरी वाटर का मैं वॉल्यूम ऑफ
फाइंड कर लिया, मोलैरिटी फाइंड करनी है सॉरी, तो मोलैरिटी फाइंड करना फॉर्मूला होता है, तो मोलैरिटी जो भी फॉर्मूला होता है जो कैपिटल एम मोलैरिटी, ओके, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ओके। तो सबसे पहले क्या करना था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब जो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ वाटर से। अब बात आती है इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो अच्छा देखो सिंपल आता है, इसमें क्वेश्चन गिवन है, ये वॉल्यूम जो है वाटर की बनी, सॉल्यूशन की बनी है, मतलब कहने का मतलब ये है, इसमें बोला इतना हमने मिला दिया, वाटर में कि जो हमारा जो 4 ग्राम था हमारे पास, क्या नाम है NaOH था, जितना मिलाया कोई दिक्कत नहीं, वाटर कितना है हमें पता नहीं, लेकिन मिलाने के बाद जो वाटर प्लस NaOH जो वॉल्यूम आया कितना 250 ml आया, तो हमें ये चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये चाहिए किसमें लीटर में, तो 1 लीटर में हमारे होते हैं 1 लीटर इज टू कितने हैं 100 मिलीलीटर, हमें 1 मिलीलीटर कितना होंगे, सिंपल है आपको पता है, अगर इसको इधर देंगे क्या होगा 1 मिलीलीटर इज टू 1/1000, तो 1000 से डिवाइड कर दो 250 अपॉन 1000, तो कितना बचा हमारा 0.25 लीटर, ओके। अब बात आती है, चलो तो हमारा ये तो फाइंड हो गया, दूसरी बात आती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, तो गिवन मास कितना है 4 ग्राम अपॉन मोलर मास, अच्छा मोलर मास कितना होता है, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन कितना होता है 16 प्लस कितना होता है 1, तो कितना आया 6 + 3 9 और प्लस 10 आ गया 4 अपॉन 2 to 40, तो कितना है हमारा 0.1 मोल, 0.1 मोल, तो मोलैरिटी फाइंड कर लेते हैं, मोलैरिटी 0.1 अपॉन में वॉल्यूम कितना 0.25, तो डेसिमल से डेसिमल है, जो डेसिमल का नंबर एक नंबर डेसिमल पे जोड़ दो नंबर, तो दो नंबर करो पहले से तो कितना है 10 अपॉन 25, कितना है 5 5 जो 10 5 25, तो डिवाइड करके कितना था 0.4 आ गया, 0.4 मोल लीटर इनवर्स आपका ये आंसर आया है, ओके। तो हम इसको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट चलो हम पढ़ने वाले हैं, तो हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत मतलब अप्रोक्सीमेटली सब कुछ कवर कर लिया है, स्टार्टिंग थोड़ा पोर्शन है वो हम बाद में कराएंगे अभी इस चैप्टर के बाद। अब थोड़ी जो हमने इसकी स्टार्टिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन पर लेकर आया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में और भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ओके। जो भी क्वेश्चन बताए प्रॉब्लम आती है बताना, फिर हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे, ओके। सब जाते हैं कमेंट सेक्शन में।